हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, योर एसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 13। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस। तो आते हैं सेल्फ सर्वे पे। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें हमें। फर्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर इन डैश। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसको पढ़ेंगे आगे और हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो बता सकता हूँ आपको मैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको बताते हैं आगे क्या है इसका हेडक्वार्टर। सेकेंड है डैश इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस का लार्जेस्ट बॉडी क्या है, तो वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। थर्ड है एट प्रेजेंट देयर आर डैश कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस की कितनी कंट्री मेंबर्स हैं, और यहाँ पे जैसा कि हमें पता है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। तो 50 मेंबर कंट्रीज हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका भी नंबर नहीं है, तो हम 50 कंसिडर करेंगे इसको। तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जरा आप लोग के लिख दूंगा इसका आंसर 50, 50। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर, देखते हैं कि इन दोनों के आंसर क्या है ना। इन टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 से 1918 में हुई थी, और जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो 1939 से 1945 तक हुई थी। लाखों लोग मरे थे, मिलियन पीपल मरे थे, और जो है बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे। यूनाइटेड स्टेट जो थी अमेरिका की, उसने एक एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था। कहाँ पे? दो जापानीज सिटीज थी, हिरोशिमा और नागासाकी। आपने सुना भी होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे। अब हर जगह दुख ही दुख फैल गया था। अब यहाँ पे जो है लोग सारे वर्ल्ड में जो है वरीड थे इन लोग के फ्यूचर के बारे में, और जो है धरती का पीस खत्म होने लगा था। अब उनको बहुत ज़्यादा जो है फील हो रहा था कि अब इस फील, जो वरी की फील थी, उस चक्कर में यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि इन लोग के फ्यूचर का क्या होगा। वो लोग को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तरस आ रहा था। तो इस चीज़ की वजह से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। जो हमारा यूएन था वो फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब इसको स्टार्ट किया था ताकि हम पीस कॉपरेशन कंट्रीज के अमंग प्रमोट कर सकें। अब यूएन चार्टर जो था वो साइन अप हुआ था 50 मेंबर्स कंट्री के बीच में 24 अक्टूबर 1945 को, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में है। मतलब टोटल 50 कंट्रीज ने साइन अप किया था ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चार्टर, कि हाँ हम लोग जो है 50 कंट्रीज एक यूएन में आ जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में आ जाएंगे। अब इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे हर साल। मतलब 24 अक्टूबर हमारा यूनाइटेड नेशंस डे होता है। जो यूएन के हेड क्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। देखो हमें आंसर मिल गया है कि न्यूयॉर्क में है यूएन के हेड क्वार्टर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे यूएन के हेड क्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, है ना। अब चलते हैं आगे। अब यूएन के जो ऑफिस है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी हैं। जो यूएन का है उसका अपना ओन फ्लैग है, मतलब यूनाइटेड नेशन का अपना ओन फ्लैग है। इसका लोगो क्या है? इसका एक लोगो है जिसमें ग्लोब सराउंड हुई हुई है ऑलिव ब्रांचेस से, ऐसा कुछ लोगो है जो कि रिप्रेजेंट करता है पीस और हारमनी। मतलब एक तो ब्रांच करती है रिप्रेजेंट पीस, और एक रिप्रेजेंट करती है आपकी हारमनी। ऐसा कुछ आपका लोगो है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ यूएन डॉक्यूमेंट्स। अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो यूएन डॉक्यूमेंट्स में हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की, यूएन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। जो यूएन चार्टर था वो इन सारे प्रिंसिपल जो नीचे में दिए गए हैं उन पे बेस्ड था। तो फर्स्ट इनका प्रिंसिपल था कि देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए सब नेशंस में। मतलब हर नेशन में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि मैं आपकी इज्जत करूंगा तो आप मेरी इज्जत करोगे, है ना। अब सेकंड है, जो मेंबर्स थे यूएन के, उनको कोई भी थ्रेट्स यूज नहीं करने और कोई फोर्स यूज नहीं करनी। मतलब ना तो जोर जबरदस्ती करनी और ना ही कुछ उनको धमकी वगैरह देनी। थर्ड में आता है जो मेंबर्स हैं उनको अपने जितने भी डिस्प्यूट हैं वो पीसफुली अपने सेटल करने होते हैं। ये नहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप, आराम से बैठ के बातचीत करो अहिंसावादी होके, वो गांधी जी की तरह, और अपने डिस्प्यूट जो है वो सेटल कर लो। और फोर्थ ये था कि जो मेंबर्स हैं यूएन के, उनको सभी पार्ट एक्टिविटीज में सपोर्ट करना है एक दूसरे का। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इनके कुछ ऐसे ही जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं 6। तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स इनके। तो फर्स्ट आता है ताकि हम इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मैनर में सभी नेशन के मेंबर्स के बीच में हम सॉल्व कर सकें। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी पूरी रहेगी, और जो एक इंटरनेशनल पीस है मतलब शांति है वो मेंटेन रहे।
सब प्यार से रहें। सेकंड है ताकि हम जो है फ्रेंडली रिलेशन को रख सके सभी नेशंस में, और सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, कुछ जात पात या फिर कलर रेसिज्म ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्ड है दूसरी नेशंस की प्रॉब्लम्स के साथ कोऑपरेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनली सॉल्व करना, चाहे वो भले ही इकोनॉमिक हो, इंटरनेशनल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हो, मतलब इंसान की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई इंसान कोई प्रॉपर एक कम्युनिटी प्रॉब्लम हो, सबको जो है पीसफुली सबके साथ कोऑपरेट करके सॉल्व करना। फोर्थ आता है हमें बिल्कुल भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सभी ह्यूमंस के जो है राइट्स को और उनके जितने भी आपके चीज़ें हैं उन सब की रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो फिर उनका रेस हो, सेक्स हो, रिलीजन हो, कलर हो, लैंग्वेज हो, सब चीज़ों रिस्पेक्ट करनी है। अब सपोज आप मान लीजिए कि मैं काला हूँ, अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कलर रेसिज्म है, तो वहां पे क्या करते हैं, गोरे लोगों को तो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, काले लोगों को कर देते हैं कि आप तो नौकर जैसे हो, आप तो भिखारी हो, ऐसे करके कर देते हैं। तो वो नहीं करना। रीजन के तौर पर ऐसे लोग करते हैं काफ़ी बार कि जो कुछ गलत लोग होते हैं, किसी कम्युनिटी में बहुत सारे गलत लोग मिलेंगे आपको, जैसे हिंदू कम्युनिटी है उसमें बहुत गलत लोग होंगे, वहाँ वो प्रमोट कर रहे होंगे, मॉर्निंग कम्युनिटी है उसमें लोग प्रमोट कर रहे होंगे गलत चीज़ों को, तो वो नहीं करना आपको, आपको सबके साथ एक पीस में रहना है और सबके साथ मिलजुल के रहना है ना। फिर फिफ्थ आता है आपका टू हैव अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर। अब एक ऐसी जगह आपको जो है मीटिंग रखनी है, फिर ऐसी जगह आपको मिलना है जहाँ पे सभी लोग वर्क कर सकें। सिक्स्थ है टू असिस्ट नेशंस इन दीज टास्क एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। अब सभी नेशंस को एक दूसरे के टास्क में कोऑर्डिनेट करना है और उनके एफर्ट्स में भी कोऑर्डिनेट करना है, ताकि टास्क जो है जल्दी और आसानी से कंप्लीट हो जाए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ह्यूमन राइट्स बनाए थे ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट आता है राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री। अब आपको पूरा पूरा हक है कि आप फ्री सिटीजन हो कंट्री के, मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो सिवाय उन जगहों के जो गवर्नमेंट ने टेम्पररी जाने के लिए बैन करी है, जैसे कि बॉर्डर हो गया। अब आप बॉर्डर पे जाओगे तो जान खतरा बिल्कुल होता है, क्योंकि कंट्रीज जो है एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहती हैं। सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब लॉ से पहले इक्वालिटी आनी जरूरी है, अगर लॉ बना हुआ है तो सबके लिए लॉ समान है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, लॉ सबके लिए एक है। बस हाँ वो बात हो जाती है कि अगर आप किसी भी बड़े इंसान को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोर्ट वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। अगर आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जब तक परमिशन नहीं आती तब तक आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते। थर्ड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब सपोज करिए कि आप और मैं कोई सेम काम कर रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है, आपका भी एक्सपीरियंस सेम है, आप भी एसएसटी पढ़ा रहे हो, मैं भी एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, पर आपको मिलने हैं 2000, मेरे को मिलने हैं 5000। ये बात नहीं होनी चाहिए, अगर मुझे 5 मिलने तो आपको 5 मिलने चाहिए, अगर आपको 2000 मिलने हैं तो मुझे भी 2000 ही मिलने चाहिए। फोर्थ आता है फ्रीडम ऑफ वर्शिप। इसमें ये आता है कि आपको जिसका मन करे आप उसको वर्शिप कर सकते हो, उसको प्रे कर सकते हो। अब जैसे मैं जैन हूँ तो मैं महावीर भगवान को मानता हूँ तो मैं उनकी वर्शिप करता हूँ। कोई हिंदू है तो वो राम जी को मानता है, शिव जी को मानता है, वो उनकी पूजा करना चाहता है, उनकी पूजा कर सकता है। कोई मोमडन है वो अपने अल्लाह ताला जी को मानता है, वो उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना वगैरह करता है, जिसको जो भी कहते हैं इनके में, तो वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आप ये करोगे तो आप यही करोगे, नहीं, आपका जो मन करेगा वो कर सकते हो। अगर मुझे बैठ के भी राम जी की पूजा करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझे भी रोकने वाला नहीं है। कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसको फ्रीडम ऑफ वर्शिप का राइट बताऊंगा, और नहीं मानता है तो आई एम फ्री टू गो टू कोर्ट, मैं कोर्ट जाके उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। फिफ्थ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, नहीं कुछ गलत चीज़ नहीं लिखनी। राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हो उठपटांग जाके, आप कुछ अच्छी चीज लिख रहे हो तो आपको पूरी पूरी फ्रीडम है। और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो पूरी फ्रीडम आपको, आपका कोई भी थॉट है आपका, आपको रखना है उसे तो आप उसे फ्रीली बोल सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लोकशाही है ना। सिक्स्थ है फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस। आपका जहां मन करे आप वहां जाके ट्रैवल कर सकते हो। अब जैसे हम रहते हैं इंडिया में, इंडिया में भी यही है कि फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर है। आपको जाना है दार्जिलिंग, अब ये थोड़ा ना कि दार्जिलिंग वाले मना कर देंगे कि जी आप नहीं आओगे, वो एक अलग बात है कि आपने कुछ जगह केस वगैरह कर रखा हो, वहाँ पे आपने कुछ गलत काम किया हो तो आपको मना कर सकते हैं। पर आपने बिल्कुल ठीक हो, आप कुछ नहीं करा आपने, तो आप फ्री हो जाने के लिए वो क्यों मना करेंगे, वो मना नहीं कर सकते। सेवेंथ है राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अब एक राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हर जगह होना चाहिए, आई थिंक हर जगह है भी, कि एम्प्लॉयमेंट का राइट सबको है। अगर आप क्वालिफाइड हो, आपके अंदर स्किल भी है,
तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, कोई आपको एम्प्लॉयमेंट देने से नहीं रोक सकता। यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड विद 51 मेंबर्स, टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूएन। अब यूनाइटेड नेशन जो थी 50 मेंबर्स के साथ स्टार्ट हुई थी, बाद में एक मेंबर ऐड हुआ था उसी रात, पर उसे मेंशन करना भूल गए थे ये लोग, और उसके बाद आज के टाइम में 193 कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। अब यूएन का मेंबर बनने के लिए कंट्री में क्या होना चाहिए? जो कंट्री है उसमें पीस कीपिंग होनी चाहिए, और जितने भी यूएन चार्टर के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, और जो है इसमें है, मस्ट बी जज बाय द यूएन एज बीइंग एबल टू कैरी आउट दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इस कंट्री को जज किया जाता है यूएन के द्वारा, क्योंकि हमें देखना होता है कि ये जो कंट्री है ये एबल है कैरी आउट करने के लिए ये सब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को, कि क्या वो कंट्री इन सब ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को और रूल्स को फॉलो कर पाती है या नहीं। थर्ड आता है, मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मेंबरशिप एंड इट्स मेंबरशिप मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी वोट। अब हमें ऐसा करना होता है कि हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए के पास से जानी चाहिए मेंबरशिप के लिए, और जो उसकी मेंबरशिप का कंफर्मेशन है वो यूएन जनरल असेंबली में मेजॉरिटी वोट से होता है, जो 2/3 होना चाहिए। मतलब अगर उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं तो 100 में से 66 या 67 लोग जो है आपकी तरफ होने चाहिए। द यूएन हैज बीन डूइंग गुड सर्विस टू द पीस ऑफ द वर्ल्ड. It has been successful in solving a number of disputes among the nations. It also received greater success in various fields like labor, health, education, production of more food and welfare of children. अब जो हमारी यूनाइटेड नेशंस है उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्विस की है लोगों के लिए दुनिया में। इन्होंने जो है एक बहुत सक्सेसफुल करियर बनाया है अपना अपना बहुत सक्सेसफुल इन्होंने हिस्ट्री बनाई है अलग अलग डिस्प्यूट्स या फिर नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, जो नेशंस के बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का है सपोज, आप मान लीजिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसमें कुछ अपना योगदान दिया है कि नहीं, पर जस्ट डिस्प्यूट के तौर पर बता रहा हूँ मैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है डिस्प्यूट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट चलता रहता है, तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करवाते हैं लोग। अब इन लोगों ने ग्रेट सक्सेस पाई है अलग अलग और फील्ड में, जैसे कि लेबर हो गया आपका, फिर हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन हो गया बहुत और ज़्यादा फूड का, ताकि फूड की कमी ना रहे लोगों को, और बच्चों का भी वेलफेयर, उनकी एजुकेशन और हेल्थ वगैरह में बहुत पैसा लगाते हैं ये। द यूनाइटेड नेशंस कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज। दीज ऑर्गन्स आर, पहला तो जनरल असेंबली आ गई, फिर उसके बाद आपको दूसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और सिक्स्थ है सेक्रेटरीट। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने सारे के सारे वर्क को 6 मेजर ऑर्गन से 6 मेजर बॉडीज के थ्रू वर्क करता है। तो ये 6 आपकी जो मेन बॉडीज हैं ये हैं, पहले तो एक जनरल असेंबली जहाँ पे सारी मीटिंग्स होती हैं, फिर आता है आपका एक सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे सारी सिक्योरिटी की बातें होती हैं कि कैसे कैसे सिक्योर करना है चीज़ों को। थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पे आपकी सारी पैसों की और आपकी सोशल रिलेशनशिप की बात होती है, किससे कैसे रिलेशन रखना है, किससे कैसी बात करनी है। फोर्थ है आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे जितने भी आपके केस होते हैं कि सपोज ये आपकी दिक्कत आ रही है इस नेशन की इस नेशन से, तो वहाँ पे सब चीज़ें सॉल्व होती हैं, जस्ट लाइक हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होता है, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट है। फिफ्थ है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब यहाँ पे जितने भी ट्रस्टीज होते हैं वो सब की मीटिंग बैठती है यहाँ पे, जितने भी सब बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपना पैसा लगा रहे होते हैं। एंड सिक्स्थ है सेक्रेटरीट, जो टॉप एकदम होता है, एकदम टॉप एकदम होता है, जिसमें सभी टॉप के लोग होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं जिनके पास डिसीजन पावर होती है। अब आते हैं जनरल असेंबली पे। The General Assembly is the largest body of UN. It is composed of representatives of all member states, each of which has one vote. The General Assembly meets in regular sessions once a year under a president elected from among the representatives. Resolution into General Assembly is on the important questions is passed by the two-third majority of those present and voting. Voting questions may include recommendations on peace and security, election of members to organs, admission, suspension and expulsion of members, and budgetary matters. Other questions are decided by majority vote. अब जनरल असेंबली क्या है? ये लार्जेस्ट बॉडी है यूएन की। इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सभी स्टेट्स के और मेंबर्स होते हैं सभी स्टेट्स के, और जितने भी आपके लोग हैं उनके पास एक एक वोट होता है। मतलब सपोज इंडिया है तो उसके पास एक वोट होगा, ब्राज़ील है उसके पास एक वोट होगा, लंदन है उसके पास एक वोट होगा, है ना। अब जनरल असेंबली जो है उसमें जो है रेगुलर सेशन होते रहते हैं,
और आपका साल में एक सेशन होता है, वो कब, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसके अंडर। और प्रेसिडेंट इलेक्ट किस में से होता है, रिप्रेजेंटेटिव में से, कि जो लोगों ने सोचा है कि मैं बन सकता हूँ प्रेसिडेंट, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। अब इसमें रेजोल्यूशन होता है जनरल असेंबली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि पास करे जाते हैं 2/3 मेजोरिटी के थ्रू, या फिर जो प्रेजेंट है और वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं रिकमेंडेशन, होते हैं पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इलेक्शन के लिए मेंबर्स के जो ऑर्गन्स हैं, और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए होते हैं, सस्पेंड करना है किसी भी मेंबर को, या फिर एक्सपल्जन करना है किसी मेंबर को, या फिर कुछ बजटरी मैटर है, बजट का इशू है उसके बारे में। और बाकी और क्वेश्चंस जो हैं वो डिसाइड होते हैं मेजॉरिटी वोट से। मतलब कुल मिला के सारी बातें हो जाती हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल। Security Council's main area of responsibility is maintaining global peace. It has 15 members and 5 among them are permanent. The other members are elected for a team of 2 years each. United States of America, United Kingdom, France, Russia and China are the permanent members of the Security Council. अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका मेन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्लोबल पीस मेंटेन करे। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 1 5 15, जिसमें से 5 जो है परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट हैं वो कौन से हैं, एक तो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस से, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये आपकी 5 मेन ऐसी मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं। और जो बाकी अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम एक टीम में इलेक्ट करते हैं 2 साल ईच के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The Economic and Social Council looks after the economic and social work done by special agencies. It strives to improve the living conditions of people across the world, safeguard human rights, sends essential items such as food and clothing to the poor and those are victims of some natural calamity. It also deals with global issues such as trade regulations and women empowerment. अब जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो लुक आफ्टर करती है सभी इकोनॉमिक और सोशल वर्क के लिए, जो कि हम स्पेशल एजेंसीज वर्क के द्वारा किया जाता है। अब ये स्ट्राइव करती है लोगों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, उनको सेफ गार्ड करना उनके ह्यूमन राइट्स को, उसके बाद एसेंशियल आइटम जैसे कि फूड और क्लोथिंग है उनको सेंड करना पुअर पीपल को, या फिर जो विक्टिम है नेचुरल कैलामिटी के। ये ग्लोबल इशू से भी डील करता है, जैसे कि हमारे ट्रेड रेगुलेशन हो गया या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इन सब से भी ये डील करते हैं। ट्रेड रेगुलेशन क्या होते हैं, हमारा एक कंट्री दूसरी कंट्री तक कोई भी सामान जा रहा है तो वो ट्रेड होता है हमारा, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कहाँ पे कितना टैक्स बढ़ना है, कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी होगी, कहाँ पे क्या चेक होगा, ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट, की हम वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उनकी हम कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। The International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN established in 1946. Its main functions are to decide cases submitted to it by states and to give advisory opinions on legal questions submitted it by the General Assembly or Security Council or by such specialized agencies authorized to do so by the General Assembly. अब ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है UN एस्टेब्लिश्ड का, जो कि 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन डिसाइड करना केसेस के बारे में जो सबमिट करे गए हैं बाय स्टेट्स, या फिर किसी भी एडवाइजरी ओपिनियन चाहिए हमें, या फिर किसी भी लीगल क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ जो है सॉल्यूशन चाहिए, जो कि जनरल असेंबली ने या फिर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल ने सबमिट किया है, या फिर कोई भी ऐसी हमारी एजेंसी है जिसको जनरल असेंबली ने ऑथोराइज किया हुआ है कि हाँ आप ICJ के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम सॉल्व करना ICJ का काम है। द कोर्ट इज कम्पोज ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो कोर्ट है उसके अंदर टोटल 15 जजेस होते हैं जो कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करती है। जजेस सर्व फॉर 9 ईयर्स एंड मे बी री इलेक्टेड। अब जज जो है यहाँ के वो 9 ईयर्स तक सर्व करते हैं और री इलेक्ट भी हो सकते हैं 9 साल के बाद। नो टू कैन बी ऑफ द सेम कंट्री। अब सेम कंट्री के 2 लोग नहीं हो सकते। 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड बाय 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके 15 के 15 लोग हैं वही रहते हैं पूरे 9 साल तक। 15 में से जो आपके 5 लोग हैं वो हर साल बदलते रहते हैं। सपोज आपके 10 तो ये रहे, फिर 5 आप इधर मान लो, तो इनमें से पहले जो उधर वाले 5 हैं 3 साल में उन्हें निकाल दिया, नए आ गए। उसके बाद जो बीच में है 5,
अगले 3 साल बाद उनको निकाल दिया और नए आ गए, फिर उसके बाद इधर वाले जो 5 है इनको निकाल दिया, नए आ गए, तो ये 9 साल में 15 के 15 बदले गए। उसके बाद उनकी बारी आएगी दोबारा से, है ना। क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट आर डिसाइड बाय मेजोरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट। अब जो कोर्ट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड करे जाते हैं मेजोरिटी ऑफ जज में जो कि प्रेजेंट होते हैं, मतलब 15 में से अगर 10 लोग कह रहे हैं, 15 में से अगर 8 लोग कह रहे हैं, तो वो क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट आर इलेक्टेड फॉर 3 years एंड मे when their term expires by re-elected. The court has its permanent headquarters at the Hague in Netherlands. अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं उनको इलेक्ट करा जाता है 3 साल के लिए, और जब उनका टाइम एक्सपायर होता है तब के लिए, और उनको री इलेक्ट भी कर सकते हैं। जो कोर्ट है उसका परमानेंट हेडक्वार्टर हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स में है, मतलब नीदरलैंड्स में एक सिटी होगी हेग, उसमें है अब इनका हेडक्वार्टर परमानेंट वाला। अब आते हैं हमारे द ट्रस्टीशिप काउंसिल। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज कंप्राइज ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इट वाज असाइन्ड द वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, फॉर्मर कॉलोनीज which were placed under the international trust system. With the independence of the last trust territory, Palau in 1994, the council decided formally to suspend its operation. अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो रहते हैं। अब इन लोग का काम क्या है, इन लोग को असाइन कराया काम ताकि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज कर सकें 11 ट्रस्ट टेरिटरीज का, जो कि फॉर्मर कॉलोनीज है, जो कि प्लेस की गई थी इंटरनेशनल ट्रस्ट सिस्टम के अंडर। अब इस इंडिपेंडेंस के दौरान जो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी उसमें पलाव को 1994 में काउंसिल ने डिसाइड किया कि इनका जो हमारा ऑपरेशन पीरियड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो पलाव को इसमें से निकाल दिया गया। अब आते हैं द सेक्रेटरीट पे। द सेक्रेटरीट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हु कैरी आउट द डेली टास्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट प्रोवाइड्स स्टडीज, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट्स नीडेड बाय यूएन बॉडीज फॉर देयर मीटिंग्स. It also carries out tasks as directed by the Security Council, the General Assembly, the Economic and the Social Assembly, and the UN bodies. Its head is the Secretariat General, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a period of 5 years. अब जो सेक्रेटरीट होती है वो उसमें कंपोज होते हैं इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं, जिस कैरी आउट करते हैं हमारे डे टू डे टास्क या डेली टास्क जो होते हैं यूएन के। अब ये प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टडीज़ या फिर इंफॉर्मेशन या फैसिलिटीज़ जो यूएन बॉडीज़ को चाहिए होती है अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए। अब इसके अंदर हमारी जितने भी टास्क होते हैं वो कैरी आउट हो जाते हैं हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डायरेक्टेड होते हैं। वो पहले तो जनरल असेंबली थोड़ा डायरेक्टेड होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी डायरेक्ट करती है, और बाकी अदर यूएन बॉडीज जो हैं वो भी सेक्रेटरीट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये वाला काम करना है। अब इनका हेड जो है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, जो जवाबदार होता है इन सभी लोगों को, जो कि अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, लेकिन कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये हमारे ट्राइगवी ली हैं जो कि फर्स्ट सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, ये पहले ही इलेक्ट हुए थे। अब आते हैं अपने एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे। There are some other organizations of the UN referred to as specialized agencies. These organizations are independent. They have their own buildings. The work of these agencies is to provide useful services such as humanitarian aid, address problems related to the world health, and the international improvement in working conditions. अब कुछ और अदर एजेंसीज हैं यूएन की जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रेफर की जाती हैं, मतलब उनको हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट हैं, ये अपने आप वर्क करती हैं, इनकी अपनी ओन बिल्डिंग है, अपनी खुद की बिल्डिंग है। ये इनका जो वर्क होता है एजेंसीज का, इनका वर्क है कि ये यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया हमारा, फिर वर्ल्ड हेल्थ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं, ये इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट लाती हैं, ये वर्किंग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ों में। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज आपको कोई वर्क है, पेपर वर्क है, तो उस पेपर वर्क को ढंग से कैसे करना है उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है, इंटरनेशनल इम्प्रूवमेंट लाती है। तो ये ओवरऑल सब जगह फैली हुई है। In 1967, the WHO started a worldwide campaign to eradicate smallpox by the use of mass vaccinations. Over 130,000 cases of smallpox were reported in 43 countries. By 1984, not one case was reported anywhere in the world. The smallpox virus was declared extinct.
अब 1967 में WHO ने एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्टार्ट किया था ताकि वो लोग स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर सके मास वैक्सीनेशन करके। टोटल 1,30,000 या फिर 130,000 केसेस थे स्मॉल पॉक्स के जो 43 कंट्रीज में रिपोर्ट किए गए थे। और 1984 आने तक एक भी केस नहीं बचा था जो कि हम रिपोर्ट कर सके कि जी इनको स्मॉल पॉक्स है दुनिया में। और स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है उसको हमने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था कि अब स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होगा। The Food and Agriculture Organization FAO looks after agriculture matters, food distribution and production and living conditions in rural areas। अब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO है वो लुक आफ्टर करती है एग्रीकल्चरल मैटर्स में और फूड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में और लिविंग कंडीशन में रूरल एरियाज में, मतलब जो गांव देहात है जहाँ पे विलेजेस हैं और जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे रहने खाने की सुविधाएं जो हैं उनके और कंडीशन को मैनेज करती है और देखभाल करती है। The International Monetary Fund IMF works to help poor countries डेवलप इकोनॉमिकली। अब जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हेल्प करती है पुअर कंट्रीज को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली। जैसे हमारे इंडिया में RBI है वैसे ही वर्ल्ड में IMF है। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), established in 1944, has various tasks which include giving basic education, promoting culture, encouraging the sharing of thoughts and ideas, and sponsoring the growth of scientific thoughts. अब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और इसके बहुत सारे टास्क थे, इसके बहुत को टास्क दिए गए थे जिसमें एक बेसिक टास्क दिए गए थे इसको एजुकेशन का, कल्चर प्रमोट करने का और एनकरेज करना थॉट शेयरिंग का और आइडिया शेयरिंग का और स्पॉन्सर करना साइंटिफिक थॉट्स की ग्रोथ को। मतलब इसका मतलब ये कि जो भी साइंटिफिक थॉट्स है साइंटिस्ट हैं हमारे उनकी जो ग्रोथ होगी उनको स्पॉन्सर करेगा, मतलब वो कुछ सोच रहे हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये स्पॉन्सर करेगा, पैसे उसमें ये लगाएंगे। वाला WHO द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन established in 1945 works to improve world health standards and conditions. It strives to eradicate all diseases and ensures that all the people enjoy good health. अब WHO कब आई थी? WHO आई थी 1945 में और ये वर्क करती है वर्ल्ड के हेल्थ स्टैंडर्ड और कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। मतलब जितने भी आपकी सर्जरी वगैरह हो रही हैं या आपके ट्रीटमेंट चल रहे हैं या फिर आपके हॉस्पिटल्स हैं तो उन सब की कंडीशन या फिर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वहाँ पे साफ़ सफाई जो है प्रॉपर हो रही है कि नहीं इसी बात का ध्यान रखता है, ये प्रॉपर वहाँ पे कंडीशन अच्छी है उसका ध्यान रखता है और ये स्ट्राइव करता है ताकि सारे के सारे डिजीजेज जो हैं वो इरेडिकेट हो सके और इंश्योर करता है कि जो लोग हैं वो अच्छी हेल्थ से जिए। अब आते हैं आईलो पे यानी ILO पे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब है कि ILO जो है हमारा उसका टास्क है ये इंश्योर करना कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और ताकि उनकी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहे। सर क्या बोल गए आप ये? मतलब उनको कुछ काम करना है तो आप सुनते हो ना कास्ट सिस्टम है कि जनरल को अलग अपॉर्चुनिटी है, SC के लिए कोटाज हैं, ST के लिए कोटा हैं, OBC के लिए कोटा है, माइनॉरिटी है उनके लिए कोटा है। तो ILO का वर्क ये है कि चाहे कोई भी हो इन सबको एक अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए कि अगर आप काबिल हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपनी काबिलियत को थोड़ा जस्टिफाई करो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ तो आपको जॉब मिलेगी। आपको मौके ज़रूर मिलेंगे, जॉब मिलना आपके हाथ में है और जॉब मिलेगी तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि आपका पैसा आ रहा है हाथ में, है ना। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ established in 1946 works for children. It tries to improve the health of children, provide care through daycare centers such as Anganwadis in India and also provides education. अब जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ है, आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, आप बिल्कुल ध्यान देना। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी यूनेस्को थी उसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है ना। आपकी फिर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड, इसको आपको याद रखना है ना। अब ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये बच्चों के लिए वर्क करती है मेनली। ये इसमें क्या होता है, ये बच्चों की हेल्थ इंप्रूवमेंट में काम करती है। ये डे केयर सेंटर जैसे कि आंगनवाड़ी है इंडिया में उनकी केयर करती है ना, उनके थ्रू केयर करती है बच्चों की और एजुकेशन प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को। अब आते हैं मेजर अचीवमेंट्स यूनाइटेड नेशंस के। तो UN ने इन सालों में इन कुछ 70 सालों में क्या अचीव किया, 70-72 सालों में?
द यूनाइटेड नेशंस हैज अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन वेरियस फील्ड्स सच एज लेबर, health, education, food production, and welfare of children. It has helped countries in various projects. It has been able to keep away some disputes from developing into major wars. The organization has also helped people in numerous parts of the world to gain their freedom and better way of life. The most important goals of the United Nations including achieving world peace and security. The UN has helped to settle conflicts around the world through negotiation of ceasefires and peace agreements. अब यूएन ने बहुत सारी सक्सेस अचीव करी हैं और बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे कि लेबर फील्ड हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया और चिल्ड्रन का वेलफेयर हो गया। इसने कंट्रीज़ को भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हेल्प करी है और इसने ये एबल किया है ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो जो है रिजॉल्व हो सकें और जो मेजर वॉर में डेवलप हो सकते हैं डिस्प्यूट्स को उनको रोक दिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने लोगों को हेल्प किया है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ताकि उनको फ्रीडम मिले और उनको एक बेटर लाइफ मिले। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है यूनाइटेड नेशंस का वो है अचीविंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब दुनिया में शांति और एकदम अमन और सिक्योरिटी। यूएन ने हेल्प किया है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने में थ्रू नेगोशिएशन, मतलब नेगोशिएट करवाया, सीज फायर्स करवाए और पीस एग्रीमेंट्स करवाए। तो ये था आपके चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ना क्लियर हो तो आप इस चैप्टर को अपने आप से पढ़ें, सेल्फ रीडिंग करें। अब चलते हैं ग्लॉसरी पर। बात है चार्टर पे। डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर होता है कि किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की एक डॉक्यूमेंट जो कि डिफाइन करता है कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। डिक्लेरेशन, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन बाय मीटिंग अग्रीड टू बाय वोट। अब डिक्लेरेशन क्या होता है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी मीटिंग के अंदर जो हमने अग्री किया है वोट्स के द्वारा, मतलब कोई भी डिसीजन हमारा। फिर आता है राइट, अ प्रिविलेज अ लॉफुल क्लेम। अब राइट है आपका कोई भी एक प्रिविलेज है, आपको एक फायदा दिया हुआ है कि हाँ आपके पास ये एक राइट है, आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज राइट टू एजुकेशन है, अब बच्चों के पास राइट, बच्चों बड़ों के पास भी है राइट टू एजुकेशन। आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, बस उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए आपको पहले पीसीएम लेनी होगी 11th-12th। अब ऐसा नहीं है कि आपने पीसीएम नहीं लिया, आपने कॉमर्स लिया और आप कह रहे हो मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट टू एजुकेशन बनता है। एक लॉफुल क्लेम होता है, प्रॉपर लॉज बने हुए हैं। वेटो, स्पेशल पावर रिटेन बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन। अब जो स्पेशल पावर्स यूएन के परमानेंट मेंबर्स के पास है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास जो स्पेशल पावर है उसे कहते हैं वेटो। आते हैं क्विक रिव्यू पे। द यूएन ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द 2 जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है हमारी, उसने ड्रॉप किए थे एटम बॉम्ब्स 2 जापानीज सिटीज में, एक तो हिरोशिमा और नागासाकी में। द यूएन वॉज फॉर्म्ड ऑन 25 अक्टूबर 1945। जो यूएन थी वो 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुई थी। अब एट प्रेजेंट देयर आर 193 नेशंस विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन। अब यूएन की टोटल 193 नेशंस हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। ये मैं थोड़ा सही कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, तो 193 नेशंस जो हैं वो मेंबर्स हैं यूएन की। अब आते हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन डूइंग गुड सर्विस टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए यूनाइटेड नेशंस एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। द जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ यूएन। अब जनरल असेंबली जो है वो लार्जेस्ट बॉडी है यूएन की। लास्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, मतलब जो है आपका ऐसा ऑर्गन है जिसको इलेक्ट तो किया है हमारी जनरल असेंबली ने, और उसके पास राइट्स हैं सारे के सारे कि वो कोई भी डिसीजन ले सकती है लेकिन सही होना चाहिए, और इसको इलेक्ट करा है यूएन की जनरल असेंबली ने। तो यही था आपके चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट, टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटेल में और लॉन्ग में, शॉर्ट में भी, वन वर्ड भी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। डार्कन द करेक्शन ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। फर्स्ट, व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो आई होप ये मुझे याद हो। ये मुझे याद नहीं है तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखा था। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे जो है उसको आपने लिखा होगा तकरीबन यहाँ पे कहीं में, आई थिंक 24 अक्टूबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ कि हमारा जो
ह्यूमन राइट्स डे है वो कब है? तो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारी यूनाइटेड नेशंस थी वो कब फॉर्म हुई थी? वो फॉर्म हुई थी 1945 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इज इन डैश। यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है डैश इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। अब फोर्थ में यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? तो जिस दिन ये फॉर्म हुई थी उस दिन करते हैं हम सेलिब्रेट। तो ये इसका आंसर 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। WHO एस्टैब्लिश इन डैश। WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो मेरे अकॉर्डिंग 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। बिल्कुल सही, 1945 में एस्टैब्लिश हुआ ये। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग पे। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को हम इसमें मैच कर देंगे पीस कीपिंग से। यूनिसेफ को मैच करेंगे हम वर्क फॉर चिल्ड्रन के लिए। सेक्रेटरीट को मैच करेंगे हम डे टू डे वर्क फॉर यूएन के साथ। WHO को मैच करेंगे हम हेल्प टू प्रमोट गुड हेल्थ से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैच करेंगे हम सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम के साथ। एंड यूनेस्को को मैच करेंगे हम प्रमोट्स एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। तो मार्क कर देते हैं यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे आएगा आपका 5th। तो यही था इस चैप्टर में। अब बस एक बार देख लेते हैं हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो था उसका आंसर क्या था। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में हमारा आंसर है ट्रू। ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर था यूएन का और 26 जून को इंडिया ने ज्वाइन किया था। तो आई होप चैप्टर क्लियर होगा आपको। चैप्टर में हमने यूएन के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे इसको फॉर्म किया गया, क्यों फॉर्म किया गया, फिर क्या क्या इसकी बॉडीज और ऑर्गन्स हैं और इसकी बॉडी ऑर्गन के क्या क्या काम है, क्या क्या कौन कौन किसके अंडर है, कितने मेंबर्स हैं और किस मेंबर ने किसको इलेक्ट किया है और किस मेंबर को किस चीज़ के थ्रू इलेक्ट किया गया है और किस लिए इलेक्ट किया गया है। एंड साथ साथ जो और हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जैसे कि हमारी यूनिसेफ हो गई, फिर WHO हो गई एंड यूनेस्को हो गई, इन सब का क्या रोल है और इन सबको जो रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं वो उन रोल्स में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, फिर इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं हमारी यूएन की। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।